अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 12 उठाएंगे, जिसका नाम है, टाइटल है बार्टर एंड मनी, बैंक एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस एंड टैक्स। ये जो चैप्टर नंबर 12 है आपकी टेक्स्ट बुक में, ये बोर्ड की तरफ से नॉन इवॉल्वेटिव है और ये मैंने सिलेबस ब्रेकअप में आपको यूनिट 4 में रखा है, इसलिए यूनिट 4 में ही मैंने ये ऐड किया है, यहाँ पे इसका लेक्चर दिया है। और फिर से मैं आपको बताऊंगा, कोई भी लेक्चर आपको कोई मिस हुआ है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे इसको आप देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो नॉन इवॉल्वेटिव यहाँ पे लिखा है बोर्ड की तरफ से बुक में, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो फाइनेंशियल के बारे में ये चैप्टर है, इसलिए यहाँ पे इसका जो है फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी नॉन इवॉल्व चैप्टर नंबर 12। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज़ बार्टर एंड मनी। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये आपने लोअर क्लासेस से ही पढ़ा है। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? तो अगर आप देखेंगे, हमें बहुत सारे गुड्स की ज़रूरत होती है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जैसे कि फूड, क्लोथ्स या वगैरह कोई भी चीज़। तो हम उन चीज़ों को कैसे हासिल करते हैं, कैसे ख़रीदते हैं? तो हम आजकल आप देखते हो कि अगर हमें फूड की ज़रूरत होती है, क्लोथ्स की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, यूनिफॉर्म की, जूतों की, तो हम मनी के ज़रिए उसको ख़रीदते हैं, पैसों के ज़रिए से। और क्या आप ये ख्याल कर सकते हो कि वो लोग कैसे ये चीज़ खरीदते जिनके पास पहले पैसे ही नहीं थे, करेंसी का कोई वजूद ही नहीं था, तो वो कैसे ये चीज़ें खरीदते थे? तो उस टाइम वो क्या करते थे? तो वो चीज़ों के ज़रिए से ही खरीदते थे। बाइंग गुड्स फॉर गुड्स, तो चीज़ों के ज़रिए चीज़ों को खरीदते थे। और हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बदले में वो एक्सचेंज करते थे आपस में, गिविंग एंड गेटिंग। और इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स आपस में करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो पुराने ज़माने में क्योंकि करेंसी नहीं थी, नोट्स नहीं थे, तो उस टाइम जो लोग थे, वो जो उनके पास कुछ गुड्स होते थे, चीज़ें होती थे, कोई भी चीज़ होती थी, तो वो दूसरी चीज़ के बदले जो उनको ज़रूरत था उसके बदले एक्सचेंज करते थे दूसरे लोगों के साथ। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। इस बार्टर सिस्टम के दो इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। पहला है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस वांट। इसका मतलब है कि यहाँ पे समझाया गया भी है और ये हम बाद में करेंगे। दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ मेजर। तो पहला जो है एग्जाम्पल के ज़रिए, यहाँ पे बुक में आपकी जो टेक्स्ट बुक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको यहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पे बताया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल दो पीपल है, वन है ए और दूसरा है बी, एक लोकेलिटी में रहते हैं। तो इनको ये बार्टर सिस्टम अडॉप्ट इन्होंने किया है फॉर बाइंग एंड सेलिंग के लिए आप गुड्स एंड सर्विसेज। तो ए जो है ये एक फार्मर यहाँ पे है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा राइस निकलता है, ज़मीन है, उसके पास राइस निकलता है बहुत ज़्यादा। अब उसको क्लोथ की ज़रूरत है। अब उसने वो बी के पास गया इस ज़रूरत के बारे में कि मुझे क्लोथ की ज़रूरत है, और बी जो है उसने उसको कहा कि ही हैज़ एबंडेंस ऑफ राइस, उसको काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी राइस है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे राइस की। तो उसने कहा कि मुझे वीट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ए के पास भी राइस है बहुत और बी के पास भी राइस है। ए को अब क्लोथ की ज़रूरत है, बी को वीट की ज़रूरत है। तो अब क्या होगा यहाँ पे? तो क्लोथ और वीट जो है ये दोनों के पास अब अवेलेबल नहीं है, ना ही बी के पास है ना ही ए के पास है। अब यहाँ पे क्या होगा? तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस वांट अराइज हो गई। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई कि डबल कोइंसिडेंस मतलब
जो चीज़ ए के पास, जो ए को ज़रूरत है वो बी के पास नहीं है, जो बी को ज़रूरत है वो ए के पास नहीं है, तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों के पास सरप्लस राइस है और दोनों की जो ज़रूरत है आपस में वो एक दूसरे के पास अवेलेबल नहीं है। इसी तरह है प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्ड मेजर, इसमें राइज होती है, बार्टर सिस्टम है, दैट इज़ जैसे कि अगर ए, जो इसी एग्जांपल हम समझेंगे ए, तो वो एक्सचेंज करना चाहता है, व्हाट्स टू एक्सचेंज बुल विथ शीप, तो एक बुल को वो शीप के ज़रिए एक्सचेंज करना चाहता है, लेकिन आपको पता ही है कि शीप जो है वो बी के पास है, बुल जो है वो ए के पास है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है साइज़ की और वैल्यू की, क्योंकि बुल और शीप साइज़ या वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे एक जैसे नहीं हो, तो यहाँ पे ये एक्सचेंज में मेजर की प्रॉब्लम होती है। तो दिस वाज बार्टर सिस्टम। तो इसके दो लिमिटेशंस। अब दूसरा जो है इसके साथ मनी। तो मनी जो है दिस इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके ज़रिए आज एक्सचेंज होता है। तो 99% जो आज एक्सचेंज होता है दैट इज़ विथ द मीडियम ऑफ मनी। और ये जो मनी है इसको हम ये मेजर, इसमें मेजर भी आसानी से हम करते हैं, इसको हम स्टोर भी करते हैं, ये स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, और ये इन द फॉर्म ऑफ कॉइन भी है जिसको हम कहते हैं माइंड मनी, और इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट जिसको हम कहते हैं पेपर मनी। अब जो ये मनी का जो ये पैसा, इसका एवोल्यूशन का हुआ, कैसे हुआ, तो ये बहुत सारे स्टेजेस पास हो गए इस डेवलपमेंट में, मनी के एवोल्यूशन में, और इस विद द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक सिविलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड। तो जो इस स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी, तो ये कहा एनिमल मनी पहले थी, कॉमोडिटी, एनिमल मनी मतलब एनिमल्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह कॉमोडिटी मनी, कॉमोडिटी को आपस में एक्सचेंज किया जाता था। मेटालिक मनी, तो इस तरह अब वजूद आ गया पेपर मनी। और जो मॉडर्न जो फॉर्म्स ऑफ मनी है दैट इज़ द प्लास्टिक मनी, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो हमारे होते हैं, जो ऑलरेडी आपने देखे होंगे, वो प्लास्टिक के होते हैं, दैट इज़ द कॉल्ड द प्लास्टिक मनी। और जो आज नया जो लेटेस्ट है दैट इज़ द डिजिटल मनी, जो कि हम मनी ट्रांजैक्शन करते हैं बेस्ड ऑन कंप्यूटर या मोबाइल के ज़रिए, थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ मनी होता है आजकल, तो इसको हम कहते हैं डिजिटल मनी। तो आप देखा कि ये मनी कैसे एवोल्यूशन का कैसे हुआ इसका। अब यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, तो एक्टिविटी यहाँ पे देखी गई है कि स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू यूटिलाइज, उनको यूटिलाइज करने हैं ₹10 फॉर द परचेज ऑफ डिफरेंट आइटम्स के लिए, एंड कैरी द सेम टू द स्कूल नेक्स्ट डे, फिर दूसरे दिन उनको वही स्कूल आना है। तो टीचर इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन दैट सच गुड्स कुड नॉट हैव बीन परचेज्ड विदाउट द मनी। तो ये ऐसे कि मनी के बगैर आप कोई भी चीज़ आज खरीद नहीं सकते हो। मनी इज़ द मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है दैट इज़ बैंक एंड इन्वेस्टमेंट। तो अब हमें पता चला मनी का कॉन्सेप्ट, तो अब हम इसके स्टोर और मनी के यूज़ेस के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि हम इस मनी को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं डिफरेंट फार्म्स में, अलग अलग शक्लों में हम इसको स्टोर करते हैं या सेव करते हैं। जैसे कि सेविंग इज़ ए गुड हैबिट, जो हम सेविंग करते हैं, कुछ पैसे बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए, अच्छी एक आदत है, फ्यूचर के लिए बचा के रखनी चाहिए, फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कुछ ऐसा भी कोई वक्त आएगा जब हमें पैसों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी या हमें पैसों की किल्लत होगी, तो उस वक्त हमें ये ज़रूरत लगते हैं। तो सेविंग का मतलब होता है, सेविंग मीन्स टू प्रिजर्व मनी, इसको प्रिजर्व करना, जमा रखना। और जो भी हम अर्न करते हैं, कमाते हैं,
हम इसको स्पेंड करते हैं फॉर आवर डेली नीड्स। जो भी हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़रूरतें होती है उसके लिए जो भी हम कमाते हैं उसके लिए हम खर्च करते हैं, जैसे फूड की ज़रूरत होती है, क्लोथ्स की, या इस तरह मकान की बनाने की ज़रूरत होती है, गाड़ी की ज़रूरत होती है वगैरह, तो ये सब हम ख़रीदते हैं जो हम रन करते हैं। लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है कि हम जो कुछ भी कमाएंगे वो सारा का सारा हम खर्च करेंगे, बल्कि हमें कुछ मनी जो है वो सेव करके रखनी चाहिए। और जो भी मैंने कहा कि यह हमें फ्यूचर में ज़रूरत लगेगी। ये खाली बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, उनको भी वो बाद में फ़ायदा देगी मनी जो उनको सेव होगी। उसके बाद यहाँ पे बैंक के बारे में बताया गया है। तो बैंक क्या होता है? इट्स एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी, जो कि मनी के साथ ही डील करता है। ये वो प्लेस होती है जहाँ पे हम डिपॉज़िट करते हैं अपनी जो हमारे पैसे होते हैं फॉर सेफ कस्टडी एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए हम उसको रखते हैं। क्योंकि आज आप देखते हो कोई भी घर में पैसा नहीं रखता है या कोई ज्वेलरी नहीं रखता है, क्योंकि आज ख़तरा होता है चोरी का। तो इस वजह से ये एक बैंक जो है ये ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम अपने जो पैसे होते हैं या कोई भी कीमती चीज़ होती है वो वहाँ पे रख सकते हैं सेफ कस्टडी में फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। अब इसकी फंक्शंस क्या होते हैं बैंक के? नंबर 1, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो ये जो खास इसके फंक्शंस हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पहले ये डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, जो हम मनी यहाँ से इसको बैंक वालों को देते हैं जमा रखने के लिए इनके बैंक में। तो जैसे आपको पता ही है वो इसका जो पहले अकाउंट खोलना पड़ता है वहाँ पे, उसी अकाउंट में फिर जमा होता है। उसके बाद दूसरा है लैंडिंग लोन्स। ये लोन्स देते हैं लोगों को जिनको मनी की ज़रूरत होती है। ये जो यहाँ पे एक्सेप्टेड डिपॉजिट है तो ये एक्सपेंसेस होता है बैंक के लिए, क्योंकि इनको इसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है लोगों को। लेकिन जो लैंडिंग ऑफ लोन्स होता है ये दिस बिकम्स द इनकम फॉर द बैंक, क्योंकि ये इससे इंटरेस्ट लेते हैं लोगों को। और इसके अलावा और भी फंक्शंस है, जैसे कि लाइक ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्राम वन पर्सन टू अनदर, जो हम अभी हमें कहा कि डिजिटल मनी आज है, या प्लास्टिक मनी जो डेबिट कार्ड करें उसके ज़रिए हम ट्रांसफ़र करते हैं, या अकाउंट से हम इंटरनेट बैंकिंग से हम नेट बैंकिंग से हम ट्रांसफ़र करते हैं पैसों को एक अकाउंट से दूसरे, एक पर्सन से दूसरे को। तो ये काम भी, ये फैसिलिटी भी हमें बैंक ही देता है। इसके अलावा हमारे जो अभी मैंने कहा प्रेशियस या अवेलेबल थिंग्स होते हैं जैसे ज्वेलरी, ये हमें बैंक्स वहाँ पे लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल रखते हैं, वो इसकी हिफाजत करते हैं। उसके लिए वो हमसे कुछ पैसे भी लेते हैं, लेकिन हम सेफ़, हमारे जो अवेलेबल थिंग्स होते हैं वो सेफ़ रहते हैं वहाँ पे, हमें कोई फिर उसकी भी टेंशन नहीं होती है। और इसके अलावा इट हेल्प्स अस इन परचेज़ विदाउट द फिज़िकल यूज़ ऑफ मनी। जो अभी मैंने कहा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, हमें जब आजकल जेब में पैसों रखने की ज़रूरत नहीं होती है, खाली एक कार्ड रखना होता है, प्लास्टिक कार्ड, दैट इज़ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वही हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जगह। या हम डिजिटल मनी मैंने कहा, ऑनलाइन हम कोई भी कुछ भी खरीद सकते हैं, तो उसको ऑनलाइन हम पैसे वहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज़ द यूटिलाइजेशन पोर्शन ऑफ सेविंग्स। जो हमारा कुछ सेविंग होता है उसका कोई पोर्शन, कुछ हिस्सा हम क्या करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी, किसी बिजनेस में। प्रोडक्टिव एक्टिविटी मतलब जिसमें हमें मुनाफा होगा, बिजनेस वेंचर में, परचेज़ ऑफ एसेट्स वगैरह। तो इसमें हम वो इसको यूटिलाइज़ करेंगे ताकि हमें इससे कुछ बेनिफिट मिले, मुनाफा हो जाए। और अगर आप देखेंगे हम ये मनी जो है इन्वेस्ट करते हैं, इसके अलावा इन शेयर्स ऑफ कंपनी में एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। तो इंटरेस्ट यहाँ पे उसके बाद टर्म इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज़ रिवार्ड फॉर द यूज़ ऑफ मनी। मतलब
किसी को हम मनी देते हैं, जैसे अभी हमने कहा बैंक में हम मनी रखते हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं कारोबार के लिए, या दूसरे लोगों को वो देते हैं लोन, उनसे वो ज़्यादा फिर लेते हैं, इंटरेस्ट हमें कम देते हैं, इससे उनको भी मुनाफा होता है और हमारा भी मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। तो वो रिवार्ड मिलता है हमें, जो इंटरेस्ट एक रिवार्ड जैसा होता है कि हमने आपको पैसे दिया है कुछ वक्त के लिए, अब आपको इसको लिए रिवार्ड देना है। जैसे हम रेंट देते इस तरह ये जो है ये लैंड के लिए, इस तरह जो इंटरेस्ट है ये हमें पैसों के लिए एक रिवार्ड मिलता है, इंटरेस्ट। और दूसरा टर्म है यहाँ पे डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है, ये भी एक किस्म की अर्निंग होती है जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अभी हमने कहा इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में, बिज़नेस में हम पैसे लगाते हैं, शेयर उसको ख़रीदते हैं, तो उस कंपनी को जब वो फ़ायदा होता है तो उसके बाद ये हमें उससे अपना शेयर, अपना रिवार्ड देते हैं। तो ये दोनों इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है ये रिटर्न्स होते हैं इन्वेस्टमेंट की। हैं बजट। तो बजट के बारे में आपने सुना ही होगा, या कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा इसके बारे में, बजट क्या होता है। तो बजट क्या होता है, इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू। ये मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस नेक्स्ट मंथ के लिए हमें कितना खर्चा होगा, या कितना हमें मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू मिलेगा। तो गवर्नमेंट जो ये फैमिली लेवल पे भी होता है और गवर्नमेंट लेवल पे भी। फैमिली में भी हम मतलब बजट बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस मंथ में हम कितना खर्च करेंगे, हमारे पास कितने पैसे हैं, इसमें से हम कितना खर्च करेंगे, कितना हमें सेविंग रखेंगे, और हमें जो हम खर्चा करेंगे अगर किसी में इन्वेस्टमेंट करें हमें कितना प्रॉफिट, कितना रेवेन्यू मिलेगा। इस तरह गवर्नमेंट की भी एक बजट होती है, प्रिपेयर वो करते हैं। तो गवर्नमेंट की एनुअल बजट होती है, तो ये नॉर्मल फ्यूचर होता है किसी भी गवर्नमेंट का, और वो डिसाइड करते हैं अबाउट एक्सपेंसेस एंड इनकम, कि कितना हम एक्सपेंस करेंगे, खर्चा करेंगे, कितने हमें इनकम आएंगे हैं। उसके बाद है इंश्योरेंस एंड टैक्स। तो इंश्योरेंस क्या होता है, तो आपको पता ही है एवरीबॉडी इज़ एक्सपोज टू रिस्क्स, एंड इस दुनिया में हर कोई किसी रिस्क मतलब उसको सामना करना पड़ेगा, किसी एक्सीडेंट, किसी रिस्क की अपनी ज़िंदगी में। जैसे आजकल आप देखते हो कोविड-19 चल रहा है, तो ये भी एक रिस्क है लाइफ की। इस तरह प्रॉपर्टी की रिस्क होती है, जो कि अर्थक्वेक आता है, या ये जो फ्लड आता है, तो इसमें हमें ख़तरा रहता है अपनी जान की या अपनी प्रॉपर्टी की। एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस ऑन हैपनिंग्स ऑफ एन इवेंट, जो मैंने कहा। तो ये जो रिस्क्स होते हैं, दीज रिस्क्स कैन बी एदर नेचुरल भी हो सकती है या मैन मेड भी हो सकती है। नेचुरल मतलब जो मैंने कहा फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ज़्यादा नेचुरल, या फायर होता है कभी कभार, लेकिन मैन मेड भी हो सकता है कभी कभार, जैसे एक्सीडेंट होता है गाड़ी का या और कुछ हादसा होता है नक्शा, तो इसमें हमें फाइनेंशियली लॉस होता है। तो अब इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हमें फैसिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस। तो जो भी कोई रिस्क, कोई एक्सीडेंट, कोई भी लॉस इसमें हमें होता है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड, तो अगर हमें इंश्योरेंस होता है इस चीज़ का, तो हमें इस लॉस का कंपेंसेट मिलता है, तो उसका हम कहते हैं इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस हम कहेंगे शॉर्ट टर्म में, इट्स अ सिस्टम ऑफ शेयरिंग लॉसेस ऑफ ए फ्यू बाय मनी which reduces the cost of the loss caused by a variety of risks। मतलब बहुत सारे लोग जो है वो इंश्योरेंस करते हैं, वो पैसे उनको कुछ पैसा देना पड़ता है पर मंथ, या पर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, हाफ ईयरली या ईयरली, वो कुछ देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर किसी फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पर्सनस ने इंश्योरेंस किया है, आउट ऑफ 110 या 5 पर्सनस को कोई रिस्क का सामना करना पड़ा है, कोई एक्सीडेंट, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि वो
इसको कुछ कंपनसेट देते हैं, और इस तरह से जो आउट ऑफ 110 लोगों को ये कंपनसेट मिलता है। तो ये जो लॉस है ये 100 पर्सनस ने शेयर किया आपस में, और 100 पर्सनस इस तरह से ये जो लॉस है इसकी जो रिड्यूस हुआ है इसका कॉस्ट अप टू, अगर ये 10% में था फॉर एग्जांपल 10 लाख, अब ये बन गया 100 पर्सनस में 10 लाख। इस तरह लॉस, ये जो लॉस हुआ है इसका कॉस्ट कम हुआ पर पर्सन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ये जो इंश्योरेंस होता है, एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस, जो कि एक इंसान जो है ये अपनी ज़िंदगी का इंश्योरेंस करता है। तो इसमें क्या होता है, इट हैज़ 10 ऑब्जेक्टिव्स, कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट दोनों इसमें आते हैं। तो रिस्क कवरेज मीन्स दैट सम एश्योर्ड इज़ पेड अपॉन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। जो कि इंश्योरेंस करता है, अगर वो उसकी डेथ होती है तो उसके जो ये अपने कुछ कोई लोग होते हैं, चाहे उसकी वाइफ हो गई, माँ बाप हो गए या उसके बच्चे हो गए, तो उनको इसका कुछ पैसे मिलते हैं उसके बाद इस पॉलिसी से। और 10 अमाउंट इज़ पेड टू द नॉमिनी, जो उसके होती है, जो भी मैंने कहा वाइफ हो, बच्चे हो या और कोई, तो उनको पैसे मिलते हैं पॉलिसी होल्डर की। उसके बाद द इन्वेस्टमेंट पर्पज़ इज़ served by the fact that some assurance is paid to the policy holder at the maturity of the period। तो दूसरी होती है इसकी कि फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स के लिए पॉलिसी होती है, उसके बाद 10 ईयर्स ये मैच्योर होती है, पॉलिसी कंप्लीट होती है, उसके बाद इस पॉलिसी होल्डर को इसमें मतलब इसका मुनाफा होता है, इसने इन्वेस्टमेंट किया होता है तो इसको मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है अपने फॉर एग्जाम्पल इसने इन्वेस्टमेंट किए 10 साल में, इसने 10 लाख के इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इसको 10 ईयर्स के बाद फॉर एग्जांपल इसको 15 लाख मिल रहे हैं या 20 लाख मिल रहे हैं। तो ये दो इसके 10 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, जो कि अदर देन लाइफ रिस्क्स के लिए होता है, प्रॉपर्टी के लिए, जैसे व्हीकल के लिए, होम के लिए, ट्रैवल के लिए, क्रॉप्स के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, मैरिन के लिए। तो ये दूसरा होता है। तीसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें हम अपनी हेल्थ की फॉर एग्जांपल लॉस होता है ड्यू टू द इलनेस, तो इसके ज़रिए अगर कोई बीमार होता है उसको कुछ पैसे लगते हैं इसमें बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद ये पैसे जो इसको इंश्योरेंस कंपनी देती है अगर इसने हेल्थ इंश्योरेंस किया होता है। उसके बाद लास्ट है टैक्सेशन। तो अब हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है ये कैसे चलती है, और ये गवर्नमेंट जो है ये लोगों के पैसे ही चलती है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ टैक्स ये जमा करते हैं। इस तरह से ये जो पैसे गवर्नमेंट के पास होता है ये पब्लिक मनी होता है, तो ये एक जो ये एज ए रेवेन्यू ये या टैक्स ये हासिल करते हैं लोगों से, और यही टैक्स उसके बाद ये खर्च करते हैं लोगों की बहबूदी के लिए, जैसे हॉस्पिटल्स बनाते हैं, स्कूल्स, ब्रिजेस, रोड्स, जो भी फैसिलिटी होती है लोगों के लिए। इस टैक्सेस के दो किस्म होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो है पेड करती है गवर्नमेंट को, जो कि उसकी इनकम होती है, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इसकी इनकम मतलब फॉर एग्जांपल 5 लाख के बाद कुछ 10% या 10 लाख के बाद 15% टैक्स चढ़ता है एक पर पर्सन। अगर उसकी 15 लाख या 10 लाख से अलावा उसकी इनकम है तो उसको टैक्स देना पड़ता है कुछ परसेंट इसका। तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है या किसी कंपनी में। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है तो ये टैक्स जो है आर कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन अदर देन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड नॉर्मली बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। तो इसमें क्या होता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सेल्स टैक्स होता है, एक्साइज टैक्स होता है, ये एग्जांपल्स होते हैं डायरेक्ट, या आज हम कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जो हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल गुड्स हम कुछ ख़रीदते हैं, हमने या कोई दुकानदार होता है उसको काफ़ी ज़्यादा वो सामान ख़रीदता है, या कोई घर वाला ख़रीदता है कुछ सामान अपने घर के लिए, उसको इसमें कुछ टैक्स देना पड़ता है
इस सामान में से, जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। लास्ट है पैन। तो पैन फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ये एक किस्म का कार्ड होता है हर इंडिविजुअल के पास या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के पास जो बिज़नेस चलाते हैं, तो जो कि अल्फ़ा न्यूमरिक नंबर होते हैं इसमें। तो इसके ज़रिए जो है गवर्नमेंट वो टैक्स हासिल करते हैं लोगों से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है। तो ये लिंक होता है हर जो इसके कोई भी ये ट्रांजैक्शन होती है किसी भी पर्सन की, कोई भी अकाउंट, तो उसके ज़रिए गवर्नमेंट को पता चलता है इस पर्सन की इनकम कितनी है, तो उसी के मुताबिक ये इससे टैक्स हासिल करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। डू रिमेंबर मी इन योर प्रेशियस प्रेयर्स। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, and once again don't forget to subscribe my YouTube channel. Assalamu alaikum.